Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I again welcome you all to my YouTube channel. So as you people know that हमारे जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं that were electrostatic and current electricity that have been done now, and today we are going to start electromagnetism, that is chapter number 3 of second year KPK physics. उसका फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोगों को मैं इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वो वाली फील्ड होती है जो जनरेट हो रही होती है किसके रिज़ल्ट में, जब हमारे पास कोई भी मैग्नेट होता है या कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड या फिर करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, वो ये होता है कि एक हमारे पास होता है चार्ज और एक हमारे पास होता है मूविंग चार्ज, या फिर एक हमारे पास होती है मूविंग चार्ज बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि जो सिर्फ चार्ज होता है उसके अराउंड हमारे पास कौन सी फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और जो मूविंग चार्ज होता है उसके अराउंड हमारे पास कौन सी फील्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो मैग्नेट होता है या बेशक वो परमानेंट है या जो भी मैग्नेट है उसके अराउंड हमारे पास कौन सी फील्ड जनरेट होती हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सिर्फ चार्ज होता है एट रेस्ट, उसके अराउंड हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है या जो मूविंग चार्ज बॉडी होती है उसके अराउंड हमारे पास जो है वो 3 फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहा होता है तो इस वजह से उसके पास कौन सी फील्ड भी प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है। सही है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक तो जो है वो यहाँ पे फील्ड आ जाती है फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो राइट हैंड रूल 1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों के पास राइट हैंड रूल 1 है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट हैंड रूल 1 में हम लोग ये करते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर होती है। ठीक है, उसके अराउंड हम अपने फिंगर्स को जो है वो कर्ल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होता है, और जो हमारी कर्ल हुई हुई फिंगर्स होती हैं अराउंड द वायर वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास राइट हैंड रूल 1 है ये हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल करेंट्स के लिए है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है ये मैंने आप लोगों को कब बताया था, ये मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको करंट बता रही थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो वो कन्वेंशनल करंट के लिए होगा। मैं दोबारा से अगर रिपीट कर लूँ तो कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को कहते हैं, जहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है, तो आपको पता होगा। और इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे लेकिन विद लेफ्ट हैंड। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के लिए विद राइट हैंड और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसके लिए लेफ्ट हैंड। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक आ जाता है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कि हमारे पास फोर्स क्या होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है, ठीक है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है, एक करंट कैरिंग वायर की होती है। ठीक है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस करंट कैरिंग वायर को प्लेस की है। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, 2 मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, एक मैग्नेट की, एक करंट कैरिंग वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। ठीक है, जो कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हमने करंट कैरिंग वायर को प्लेस की है। तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या चीज़ जनरेट होगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम इस फोर्स और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो वही वाली मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, इफेक्ट किस चीज़ से होती है, और बाकी हम इसकी जो कंसेप्ट्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला से पता चल गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड कर रही है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, करंट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं आई एल क्या है, एल हमारे पास लेंथ आ जाती है और बी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। और साइन ऑफ थीटा वो वाला एंगल है जो वो वाली फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये इस सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह किस चीज़ का साइन आ जाता है, इक्वलिटी का साइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो ऑब्वियसली जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन के अंदर चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, एक जो है वो कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, के है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, एफ बी इज इक्वल टू के आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास के है वो क्या है, किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल है, ठीक है। हम लोग कौन सा केस ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास के जो है वो 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स क्या आई थी, एफ बी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द करंट, ठीक है, ये आई है। उसके बाद ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, ठीक है। और ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इन सबको हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन करके लिखा, तो क्या बन गया, आई एल बी। अब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हमने इक्वलिटी में करना है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू के आई एल बी। तो अब ये वाला के को हमने इक्वल ले लिया 1 के, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो वो क्या, वो वाली चीज़ वापस आ जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ओके। होप्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाली मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है और ज़ीरो किस वक्त हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल यूज़ हो रहा है, साइन ऑफ थीटा है। तो ये हमने सबसे पहले आप लोगों को टेबल याद रखना होगा कि साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन मिनिमम कब होता है, ठीक है, साइन ज़ीरो कब होता है। तो इस यहाँ पे आप लोगों को फिर इस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ जानी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मिनिमम कब होगी, ठीक है। तो ये मिनिमम कब होगी, साइन ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये वाला फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ बी इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री करते हैं तो साइन 0 क्या हमारे पास हो जाता है, 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाती है, 0। तो मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कब 0 हो जाएगी, मिनिमम कब हो जाएगी, मिनिमम या 0 कब हो जाएगी, व्हेन हमारे पास थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। और अब ये मैक्सिमम किस वक्त होती है, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एफ बी इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा है ना। तो हमें साइन किस वक्त मैक्सिमम होता है, जब साइन क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 इज़ इक्वल टू 1। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 वही वाली चीज़ आ जाती है। तो एफ बी इज़ इक्वल टू आई एल बी हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे पास थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होप्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और 0 कब होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब इस जाहिर सी बात, अब हमने इसको क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है कि इसकी डायरेक्शन हम लोग कौन से रूल के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन के लिए जो रूल्स हैं उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इसकी यूनिट हमने कैसे डिराइव करनी है। तो मैं आपको हर लेक्चर में यही बताती हूँ कि फ़िज़िक्स में हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं उनको हम किस चीज़ से डिराइव कर रहे होते हैं, फार्मूला से डिराइव कर रहे होते हैं, ठीक है। कि हमारे पास हम फार्मूला देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्वान्टिटीज़ पर वो चीज़ डिपेंड कर रही है, तो उसी से हम लोग उसका जो फार्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम फोर्स से तो हमें पता है न्यूटन है, यहाँ से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो यूनिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एफ बी किसकी इक्वल है, एफ बी इज़ इक्वल टू बी आई एल। साइन ऑफ थीटा छोड़ दें क्योंकि आपको पता है वो उनकी यूनिट नहीं होती, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाई आई एल, ठीक हो गया। अब B इज़ इक्वल टू, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पियर, लेकिन ऊपर जाकर पर एम्पियर हो जाएगा, एंड पर मीटर, लेंथ की यूनिट पर मीटर। तो हमारे पास जो है वैसे इसकी SI यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन और 1 टेस्ला हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, न्यूटन पर एम्पियर
पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आ जाती है। और CGS सिस्टम में जो है वो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाती है, 1 गाज आ जाती है, ठीक है। और वो किसकी इक्वल हो जाता है, 10⁻⁴ टेस्ला। या फिर अगर हमने CGS में लेना है तो हम न्यूटन को की जगह फोर्स यूनिट डाइन ले लेंगे। और इसकी करंट की जो है वो CGS सिस्टम में यूनिट एब्सोल्यूट एम्पियर हो जाती है, ठीक है। और लेंथ की सेंटीमीटर हो जाती है, तो उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे इसकी यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं कि राइट हैंड रूल 2 हमें क्या कहता है, अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें आप लोग देखें, अच्छा जितने भी जो राइट हैंड रूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए होते हैं, कन्वेंशनल करेंट्स के लिए होते हैं। और इनमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने हाथ को, अपने हैंड को, राइट हैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हो, हम बेंड कर रहे होते हैं अराउंड द करंट कैरिंग वायर। तो जब हम लोग बेंड करेंगे उस वक्त जो हमारे पास जो हमारी फिंगर्स होंगी, जिस डायरेक्शन में हमने अपनी फिंगर्स को बेंड किया हुआ है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। और जो थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, फोर्स ऑफ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये अगेन से मैं बता रही हूँ, कन्वेंशनल करंट के फ्लो के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम ये वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो किसके लिए हो जाते हैं, विद लेफ्ट हैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास जो रूल है वो तो ये हो गया कि राइट हैंड रूल 2। और जो दूसरा रूल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास आ जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके जी, तो ये हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए भी है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है कि थंब को हम स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड, ठीक है, स्ट्रेप, और साथ इसके साथ जो फिंगर्स हैं हमारे पास है, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, राइट एंगल पे रख देंगे। थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को अपनी लेफ़्ट हैंड की आप लोग जब राइट एंगल पे रख लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द इंडेक्स फिंगर विल डिस्क्राइब और टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग FBI मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक करंट, इन तीनों की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो हैं ये कुछ जो है एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट पे नज़र आ रही होगी। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सॉल्व की हुई होती है। तो यहाँ से हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें करंट जो है वो भी हमें गिवन है, लेंथ में हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल सब कुछ गिवन है, और सिंपली फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला हम अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, IL/BR BIL sin थीटा, ठीक है। तो करंट हमारे पास कितना है, 2 एम्पियर है, लेंथ कितनी है 0.01 मीटर, सेंटीमीटर में गिवन थी, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0.6, एंगल हमारे पास 30 डिग्री। तो ये सारा हमने फाइंड किया और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ही चलते हैं विदाउट एनी डिले। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारे आज के जो लेक्चर है इसका लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझते हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और FSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, होप्सो कि हम लोगों ने, बल्कि होप्सो क्या मैंने खुद ही आप लोगों को करवाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एरिया। तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एरिया, ठीक है। लेकिन हमने इसके फार्मूला डेरिवेशन, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ फिज़िक्स में हम लोग फार्मूला डेरिवेशन हमेशा स्टेटमेंट से, डिफिनीशन से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास हो जाती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, B.A। तो डॉट एक डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताती किस चीज़ के बारे में, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये हमें ये बता रही होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के से कितने डिस्टेंस में हैं, वो एक दूसरे से कितनी क्लोजर हैं। और जाहिर सी बात है इसी तरह ये हमें बता रही होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड, उतनी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और जितनी वो डिस्टेंट होती हैं, जितनी वो सेपरेटेड होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रही होती है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है, या रैंडम किसी एंगल पे फ्लक्स क्या होता है।
तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्स की, तो जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि साइन 90 मैक्सिमम होता है, इसी तरह कॉज क्या होता है, कॉज 0 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जब एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और मिनिमम फ्लक्स कब होता है, जब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो फिर मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। वेट, ओके जी, यहाँ पे अब आप लोग देख लें कि जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक वायर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये लेंथ वाइज है ना, तो जब हमारे पास जो लाइंस हैं वो किस तरह से पास करेंगी, इसके परपेंडिकुलर। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो उस वक्त हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जब वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेटिक फील्ड बॉडी है, तो जब ये पैरेलल हो जाएंगी उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और जब ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी उस वक्त थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री, बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज कॉज ऑफ 90 हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ 90 इज़ 0 और कॉज ऑफ 0 इज़ 1। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ जाएगी। जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड से तो उस वक्त कॉज 0 होता है, कॉज 0 मैक्सिमम, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम। और जब हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर तो मतलब थीटा 90, कॉज 90 0 होता है, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम या 0 फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स। अच्छा, अब किसी भी एंगल के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो कोई भी जो एंगल हमें गिवन होगा उसको हम थीटा में पुट कर लेंगे और हमारे पास जो फील्ड है वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है ये भी आपको अभी मैंने बताया है कि ये जब लाइंस हम परपेंडिकुलर हैं, जब लाइंस पैरेलल हैं और जब किसी भी एंगल पे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को भी बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट। ये हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गाज़ीज़ लॉ पढ़ा था, होप्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैंने उसका बहुत डिटेल लेक्चर दिया था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, गाज़ीज़ लॉ के एप्लीकेशंस में भी हम लोग जब कर्व्ड सरफेस से या नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से जब फ्लक्स हम फाइंड कर रहे थे तो हमने उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व्ड एरिया होगा, जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया होगा, उसको हम स्मॉल पैचेस के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और उन एरियाज़ को हम लोग ए का नाम दे देंगे। ठीक है, और जब हमारे पास वो इतने हम पैचेस लें कि वो ऑलमोस्ट हमें वो जो एरिया है, वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या सरफेस है, ताकि वो हमें यूनिफॉर्म लगने लग जाए। ठीक है, हमने इतने एरियाज़ में कि वो पैचेस में डिवाइड करना है। अच्छा, फिर हम लोगों ने उस एक पेज का अलग अलग से तरीके से जो है वो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, अलग तरीके से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंगल पेज का हो जाएगा BA1 कॉज ऑफ थीटा, इसी तरह दूसरे का B2A कॉज ऑफ थीटा, और फिर लास्ट में हम उन सब का सम कर लेंगे और जो सम हो जाएगा वो हमारे पास उस पूरी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ये आप लोग एक रफ सी नॉन यूनिफॉर्म सी सरफेस की साइड पे देख सकते हैं। इसमें हम लोग छोटे छोटे से पेचेस बनाए हैं, स्मॉल से पेचेस हैं, जिनको हमने A1 A2 A3 एंड ब्ला 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 सारे उनको डिवाइड किया और लास्ट में हम समेशन करके इन सबको सम कर लेंगे और वो जो सम हो जाएगा वो इस पूरे का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अलावा ये एक MCQ आया था MDCAT में कि हाफ मैग्नेटिक फ्लक्स हाफ कब होता है, तो ऑब्वियसली कॉज हाफ कब होता है। ये टेबल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉज साइन टेन वाला टेबल। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, वो टेबल मैं बहुत आसानी से आप लोगों की फिंगर टिप्स पे कर दूँगी, कॉज और साइन वाला जो टेबल होता है। ठीक है, कॉज 30, 16, 90, 120 एंड वट एवर सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हाफ कब होता है, जब कॉज हाफ हो, और कॉज हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम हाफ एट 60 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो यूनिट में आपको बार बार और हमेशा यही कहती रहती हूँ कि वो हमारे पास फार्मूला से बनती है। यूनिट है वो हमारे पास फार्मूला से बन रही होती है और फार्मूला डिफिनीशन से बन रहा होता है। तो ऐसा यूनिट जो है वो इसकी ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वल है टू द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 1 टेस्ला है, और उसकी डॉट मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा है,
इसका बी ए cos ऑफ थीटा, बी की यूनिट टेस्ला, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और वैसे इसकी ऐसा यूनिट क्या है, 1 वेबर, तो हम बोल सकते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर हमने जो पीछे अभी मैं आप लोगों को सारा डिराइव करके आ चुकी हूँ, न्यूटन मीटर पर एम्पियर एक्सेट्रा, ये सारी ये आप लोगों से अगर सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं अभी आप लोगों को करवा दूँगी। बाकी है बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अभी आप लोगों के एमडीकेट में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगे, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ ताकि जल्दी से आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। बाकी स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो जो टॉपिक जिसमें आप लोगों को ज़्यादा मसला है, प्लीज़ उसको आप लोग कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं सीक्वेंस वाइज जिस तरह जा रही हूँ उसको इससे हट के जो आप लोगों की जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी बेस पे अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ huge thumb up, don't forget to give a very good comment to encourage me for more videos, and don't forget to subscribe the channel for more such study videos. So we'll meet you in another video. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.